स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हमें यह पता चला कि डीएनए जो है वो कैसे करके आविष्कार हुआ। ठीक, हम लोग पहले स्लाइड में देखे थे कि कैसे करके एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बनाया गया था और कौन से साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे थे ना, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, जिसको हम लोग ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसमें चलिए क्या देखे थे हम लोग ना, इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ये कब हुआ था ना, दिस वॉज हैपनिंग इन द ईयर 1928। हु प्रोपोज्ड इट? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ प्रोपोज्ड इट। और उन्होंने बताया था कि जो आर स्ट्रेन आपका बैक्टीरिया था, हीट किल्ड जब आपके बैक्टीरिया आर स्ट्रेन के अंदर डाला जा रहा था, मतलब देयर वाज आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक, जब इस मिक्सचर को एक लिविंग माइस के अंदर डाला गया, देन दैट माइस डाइड। ठीक, क्लियर, उसका डेथ हो गया था। जब इस लिविंग माइस के बॉडी से आफ्टर द डेथ ऑफ द माइस जब इन्होंने वो चीज देखा, तब उन्हें पता चला कि समथिंग जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर विच वॉज ऑब्टेन्ड आफ्टर द पोस्टमार्टम ऑफ द डेथ माइस, उन्होंने को पता चला कि इसके अंदर लिविंग एस स्ट्रेन ऑफ दैट न्यूमोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया लिया गया था, वो फिर ऑब्टेन हो गया। मतलब क्या है इससे ना, समथिंग फ्रॉम दिस हिट स्ट्रेन एस किल्ड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द आर स्ट्रेन, कॉजिंग दिस एस स्ट्रेन टू अगेन आपका जन्म लिया इसका। ठीक, और इस हिसाब से क्योंकि ए स्ट्रेन वॉज वायरुलेंट इन नेचर, तो देयरफॉर ए स्ट्रेन इजीली वो इंफेक्शन पैदा कर दिया था इस लिविंग माइस के अंदर, विच कॉज्ड द डेथ ऑफ द माइस। क्लियर यहां तक? अब हमें यह पता चला कि कुछ ना कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्मेशन किया। देयर वाज सम मटेरियल विच कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन of this living R strain into the living S strain. But what was the nature of this material? अगर मैं इसकी बात करूं, this was supposed to be the genetic material. But what is the nature of the material? What is the material? ये अभी तक कोई पता नहीं चला। मतलब क्या हुआ, इससे हमें इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। We do not know the biochemical nature of this genetic material. ये अभी तक हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तब जाके इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे थे तीन साइंटिस्ट। व्हाट आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स? एक है मैककार्टी, मैकलेयड एंड एवरी। These were the three scientists who worked on this transformation principle which was proposed by Frederick Griffith. Clear? इन्होंने बहुत लंबा समय तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। From 1933 till 1944, around 10 to 11 years काम करने के बाद इन्होंने फिर निकाला, yes, this is the biochemical nature of this genetic material which caused transformation of the living S type from the R strain bacteria. Clear है? समझ में आ रहा है? अब उन्होंने क्या किया ऐसा जिससे हमें पता चला about the biochemical nature? आप करिए, ये जो मिक्सचर था, उन्होंने अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब लिए थे। They took 3 टेस्ट ट्यूब्स और तीनों के अंदर ही
ये जो मिक्सचर था जो डेड माइस से निकाला गया था उनके अंदर ये मिक्सचर डाल दिया था। क्लियर? अब 3 बार में अलग अलग आपके केसेस उन्होंने किए। क्या चीज ना, केस 1 के अंदर सबसे पहले उन्हें इस मिक्सचर के अंदर डाला था प्रोटीएज एंजाइम। क्या डाला था उन्होंने डाला था प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा? जितने भी इसके अंदर प्रोटीन थे उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, अगर मैं नॉर्मली बात करूं इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये जो मटेरियल है जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअली क्या होगा ना, इसके अंदर हो सकता है प्रोटीन्स होगा, इसके अंदर आरएनए होगा, इसके अंदर डीएनए होगा, यही मेन 3 चीज हमें पाया जाएगा। अब इनमें से वो कौन सा है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, तभी जाके उसका नेचर हमें पता चलेगा। तो इसके लिए 3 जो अलग अलग केसेस इन्होंने किए थे, 3 अलग अलग केसेस में उन्होंने सबसे पहले बार तो प्रोटीएज एंजाइम डाले, सेकेंड टाइम इसके अंदर उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाले, और थर्ड टाइम में उन्होंने डाले डीएनएज। क्लियर? ठीक, तो जब प्रोटीएज डालेंगे तो इसके अंदर क्या रह जाएगा? आरएनए रह जाएगा और डीएनए रह जाएगा। जितने भी प्रोटीन थे वो डाइजेस्ट हो गया प्रोटीएज से। इस टाइम क्या होगा ना, प्रोटीन विल बी देयर एंड द डीएनए विल बी देयर। आरएनए गायब हो जाएगा यहां पर क्योंकि आरएनएज डाल रहा हूं। एएसी इज द डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो जैसे ही आरएनएज डालूंगा इस सोल्यूशन के अंदर जितने भी आरएनए होगा वो सारे डाइजेस्ट हो जाएगा। और लास्ट में जब वो डीएनएज डाला इसके अंदर, तब इसके अंदर रह गया एक तो प्रोटीन और दूसरा आरएनए रह गया। तो अब डीएनए गायब हो गया। क्लियर है? ठीक, अब उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही ये मिक्सचर उन्होंने लिया, उन्होंने अब इस मिक्सचर को डाला था किसके अंदर? वही माइस के अंदर। 3 बार ही इसको डाला गया किसके अंदर ना, माइस के अंदर डाला गया। और तब उन्होंने देखा कि इस टाइम में भी द माइस डाइड, इस टाइम में भी द माइस डाइड, बट जब ऐसा आपका हो रहा था तब देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। No transformation took place when the DNA got solubilized। मतलब क्या है इसका? डीएनए जब सोल्यूबलाइज हो गया तब रह गया क्या? प्रोटीन और आरएनए। तो रिजल्ट द लिविंग रह गया माइस। माइस अगर लिविंग रह गया मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब हीट किल्ड एस से आपके आर बैक्टीरिया जब हम लोग मिक्सचर कर रहे थे और उसको इंजेक्ट कर रहे थे आपके माइस के अंदर, तो माइस के बॉडी से जब निकाला गया तो देयर वर नो साइंस ऑफ द लिविंग एस्ट्रेन बैक्टीरिया यहां पर। जिससे ये पता चला, इन्होंने 3 साइंटिस्टों ने ये बोला कि यस इट इज द डीएनए विच इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया? समझ में आया? चलिए एक बार और देखते हैं। सबसे पहले सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन किया था? 1928 के अंदर आपके ग्रिफ्ट, जिसको हम लोग ग्रिफ्ट प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था कि जब उन्होंने हीट किल्ड एस और मिक्सचर आर के साथ जब एक लिविंग माइस के अंदर वो इंजेक्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि फ्रॉम द डेथ माइस जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट को लिया तो उस एक्सट्रैक्ट के अंदर उनको लिविंग एस टाइप मिला। और लिविंग एस टाइप मिलने के साथ साथ और उसी के वजह से आपका द माइस गॉट डेथ। क्लियर? बिकॉज लिविंग एस टाइप इज वाइड्यूलेंट एंड इट कैन कॉज द इंफेक्शन निमोनिया। क्लियर है? ठीक। अब
इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि यस देयर वाज समथिंग विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बट एक्चुअली वो समथिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, ही डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। उसको अगर हम लोग बात करेंगे, अब ये तीन साइंटिस्ट का, मैककार्टी, मैकलेड एंड एवरी, उन्होंने बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्थ, उन्होंने वही सेम चीज तीन अलग अलग केसेस में करके डिवाइड किए और फिर उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किए ना। उन्होंने सबसे पहले प्रोटीएज डाला जिसमें प्रोटीन गायब हो गया तो रह गया आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट टाइम में आरएनएस डाला तो जितने भी आपके आरएनए थे वो डाइजेस्ट हो गया, रह गया उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और डीएनए। और फाइनली डीएनएज आपका ऐड करके जितने भी डीएनए थे उसको डाइजेस्ट करवा दिया तो रह जाएगा प्रोटीन और आरएनए। तो अब तीनों बार जब अलग अलग करके उन्होंने टेस्ट किया तो उनको यही सेम चीज, मतलब इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक। बट इस केस के अंदर जहां पे उस सोल्यूशन के अंदर कोई भी डीएनए नहीं था, उसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट हो गया था उसके अंदर, द ट्रांसफॉर्मेशन गॉट इनहिबिटेड, क्लियर, बंद हो गया तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होना, जिससे ये पता चलता है कि यस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज एक्चुअली द डीएनए दैट विल बी हेल्पिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। तो तब हमें यह पता चला कि व्हाट इज द बायोजियोकेमिकल नेचर या बायोकेमिकल नेचर ऑफ द साइकिल। द बायोकेमिकल नेचर हो जाएगा आपका डीएनए एंड नॉट आरएनए एंड नॉट प्रोटीन, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि चलिए ठीक है, ये तो 1944 की बात है। अब तब भी इसके ऊपर पूरे विश्व में बहुत ज्यादा आपका एक्सपेरिमेंट्स होते रह रहे थे अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, क्या है, आरएनए है या डीएनए है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके ऊपर बेस करके आपके एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली देयर वर टू साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेज, ठीक। ये दोनों आपके एक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने काम किया था किसके ऊपर, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दैट इज योर बैक्टीरियोफेज, और उसके ऊपर करके उन्होंने बात करके और फिर दे वर एस्टैब्लिश्ड कि यस इट इज द डीएनए which is actually your the genetic material, ठीक, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा देन योर आरएनए। तो उनके एक्सपेरिमेंट अब हम लोग देखेंगे, क्लियर। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, जो प्रपोज किया था, जिसको हम लोग और अच्छी तरह जानते हैं कि दिस वॉज प्रपोज बाय हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इन्होंने ये प्रपोज किया था इन द ईयर 1952, ठीक। इन्होंने इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स लिए थे दे वेर द वायरसेस, और वो कौन से वायरस, जो इन्फेक्ट करता है, विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। मतलब एक्चुअली उन्होंने लिया था बैक्टीरियोफेजेस, एक फेज वायरस उन्होंने लिया था, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने दो मीडियम लिए थे। दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। दोनों मीडियम क्या क्या लिए थे, इस मीडियम के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिए थे, रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसका S35 आपका रहेगा। और मीडियम 2 के अंदर लिए थे उसने रेडियो एक्टिव phosphorus, which was P32, क्लियर, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हर्शे एंड चेज ने सबसे पहले दो मीडियम लिए, one medium containing the radioactive sulfur and the other medium contained the radioactive phosphorus, ठीक। अब इन मीडियमों के अंदर
उन्होंने इस वायरस को कल्चर किया। ये जो आपके द बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस को उन्होंने इस मीडियम के अंदर अलग अलग, एक फेज वायरस को यहां पर और दूसरे फेज वायरस को इस मीडियम के अंदर, दो अलग अलग करके उन्होंने कल्चर किया। क्लियर? तो जनरली होगा क्या ना, हमें पता है कि दिस इज द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस, जिसके अंदर देयर विल बी द न्यूक्लियस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इस मीडियम के अंदर से उसके बाद जो वायरस निकला, दिस इज योर फेज वायरस which was obtained from the medium 1। इसके अंदर देखा गया कि इसके जो प्रोटीन कोट थे, दिस प्रोटीन कोट गॉट क्या चीज, रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसका जो प्रोटीन कोट था, द प्रोटीन कोट गॉट रेडियो एक्टिव सल्फर। इसके अंदर सल्फर था, बट जो जेनेटिक मटेरियल था इसके अंदर, इट वॉज नॉट रेडियो एक्टिव। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है, वो न्यूक्लियर मटेरियल एक्चुअली क्या है, द डीएनए और द आरएनए। और डीएनए का कंपोनेंट क्या होगा, आइदर इट विल बी अ शुगर और द फॉस्फेट और द नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो उसके अंदर सल्फर का कोई पार्टिकल रहता नहीं है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें यहां पर सल्फर लिए थे, तो देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी सल्फर का पार्टिकल नहीं रहेगा, एंड हेंस द जेनेटिक मटेरियल विल बी नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, whereas the protein will be containing sulfur molecules। therefore जो प्रोटीन कोट हो जाएगा वो रेडियो एक्टिव सल्फर रहेगा सर उसके अंदर, कोई दिक्कत। सिमिलरली जो वायरस को इसके अंदर ग्रो किया गया था, इसके अंदर क्योंकि दिस इज योर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एंड सिंस फॉस्फोरस जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, तो इसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, दैट इज योर डीएनए, दिस वाज रेडियो एक्टिव। दिस वाज रेडियो एक्टिव मतलब क्या है, इसके अंदर S35 के कंपोनेंट थे और इसके अंदर P32 के कंपोनेंट पाए गए। क्लियर? ठीक, यहां तक समझ में आया? चलो एक बार और। हर्शे एंड चेज आपका एक अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल उन्होंने आपका आविष्कार किया था। ठीक, दे वर द मेन टू फाइंड आउट कि यस दिस इज डीएनए ओनली विच इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल दैट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने कैसे किया ना, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दे चोज वायरसेस। Which type of viruses? Those viruses which would be infecting bacteria, that is our bacteriophage viruses. Clear? ठीक, अब क्या किया उन्होंने, दो अलग अलग मीडियम लिए थे। एक मीडियम के अंदर रखे थे रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरे मीडियम के अंदर रखा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को इसके अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तो ग्रो करने के लिए जब छोड़ दिया, तब उन्होंने देखा कि ये जो आपका मीडियम है, इस मीडियम के अंदर से जब वो वायरस निकल के आया, देन दैट वायरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव सल्फर। व्हाई नॉट फॉस्फोरस? बिकॉज फॉस्फोरस वाज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक, तो जो प्रोटीन कोट होगा वो कंटेन करेगा रेडियो एक्टिव सल्फर। जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसका, उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नेचर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सल्फर आपका इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर जो बैक्टीरियोफेज वायरस को मैंने कल्चर किया, कल्चर मीडियम से लेने के बाद हमें पता चला बिकॉज दिस वाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एंड सिंस फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रक्चर, फॉस्फेट ग्रुप रहता है, देयरफॉर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इट विल बी शोइंग रेडियो एक्टिविटी। ठीक, इसका प्रोटीन विल बी विदाउट एनी रेडियो एक्टिव इन नेचर, बट इसका जो डीएनए होगा दैट विल बी रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसका जो प्रोटीन होगा
ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा? दिस विल बी नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक, तो हमें पता चला S35 युक्त जो आपका बैक्टीरियोफेज होगा उसका प्रोटीन वॉज रेडियो एक्टिव, और P32 जो आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिस वायरस के अंदर होगा उसके अंदर रेडियो एक्टिव कौन होगा? द डीएनए इज द रेडियो एक्टिव। अब उन्होंने इसी फेज वायरस को एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर इंफेक्शन करने के लिए छोड़ दिया। ठीक, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, दिस इज योर बैक्टीरियल सेल। अब उन्होंने इस फेज वायरस को लाके और इस बैक्टीरियोफेज को लाके और इंफेक्शन करने के लिए छोड़ दिया इन दिस बैक्टीरियल सेल। तो ऑब्वियसली इंफेक्शन जब होगा, सो दिस स्टेप इज नोन एज इंफेक्शन स्टेज। क्लियर? तो क्या करेगा ये जो वायरस है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल पास ऑन कर देगा इसके अंदर। सिमिलरली इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये पास ऑन कर देगा इसके अंदर। क्लियर? ठीक, अब देयर वाज अ नीड टू रिमूव दिस वायरसेस फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया है, तो जैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, इसको पता नहीं है कि ये कौन सा आपका जेनेटिक मटेरियल आया, तो वो तुरंत इस जेनेटिक मटेरियल को, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के उसका मल्टीप्लाई करना लगेगा, और मल्टीप्लाई करने से मिलियन एंड मिलियंस ऑफ वायरसेस इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस आपके इसके अंदर भी हो जाएगा। क्लियर? कि बैक्टीरिया, ये जो आपका फॉरेन डीएनए आया इसको पता नहीं चला और उसका मल्टीपल कॉपी इसके अंदर बना देगा। ठीक, अब क्योंकि इंफेक्शन के बाद हमें इस वायरल कोड को हटाना है, तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ब्लेंडिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा? टू रिमूव द वायरल कोट्स। ठीक है, जो इंफेक्शन किया हुआ था, तो मतलब इस स्टेज के अंदर हाउ इज दिस ब्लेंडिंग डन? ना, दिस इज जनरली एजिटेटर या ब्लेंडर करके आपका चीज रहेगा, जिसके अंदर आपका ये ब्लेंडिंग या एजिटेशन किया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी योर बैक्टीरियल सेल, और द वायरस, बैक्टीरियोफेज जो वायरस था वो अलग हो गया। ये जो बैक्टीरियोफेज आपका वायरस है, ये अब जो इसके अंदर चिपक के रखा हुआ था वो अलग हो गया। अब इसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, दिस वायरल कोट्स विल बी सेपरेटेड, द वायरस विल गेट सेपरेटेड। ठीक, तो जैसे वायरस सेपरेट हो गया, तो अब अपने पास क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ द बैक्टीरियल सेल रह गया। ओनली वी हैव द बैक्टीरियल सेल। अब यहां पर रेडियो एक्टिव नेचर का स्टडी किया गया। क्लियर? चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया लिया गया था, और ये जो आपके दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको अलग अलग करके इनके ऊपर इंफेक्शन करने के लिए छोड़ा गया। ये इंफेक्शन करेगा, ये जो है ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा, ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा बैक्टीरियोफेज। ठीक, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, ये इसको अपना समझ के द बैक्टीरियल सेल विल कंटिन्यू टू मेक मल्टीपल कॉपीज। सिमिलरली यहां पर भी यही प्रोसेस चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी योर ब्लेंडिंग टू रिमूव द वायरल कोट्स, और सेपरेशन करेंगे किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन, ताकि जो वायरल कोट्स है वो पूरा का पूरा उस मीडियम से हट जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर? तो अब बचा रहे मेरे क्या? ये दोनों अलग अलग बैक्टीरियल सेल। अब यहां पर जब रेडियो एक्टिव का स्टडी मतलब किया गया, तब देखा गया कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट वाज फाउंड टू बी नॉन रेडियो एक्टिव। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट वाज फाउंड टू बी नॉन रेडियो एक्टिव, whereas
जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मिला, दिस वॉज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव with the presence of the same p32 phosphorus. इससे क्या पता चला? Now it is the DNA which is inserting from the bacteriophage virus into the bacterial cell. ना तो प्रोटीन आ रहा है, ना तो उससे आपका और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रहा है, क्योंकि अगर प्रोटीन एंट्री करता तो इसके अंदर प्रोटीन भी मिलता मुझे, ठीक? तो प्रोटीन इज नॉट एंटरिंग एंड हेंस दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल पहले से ही नॉट रेडियो एक्टिव था। क्लियर? तो यहां पर कोई भी रेडियो एक्टिव नेचर आपका मतलब इसके अंदर से देयर वाज नो साइन ऑफ द सल्फर ग्रुप, रेडियो एक्टिव सल्फर मिला ही नहीं इसके अंदर से, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर किसके अंदर आएगा? प्रोटीन के अंदर रहेगा, बिकॉज ऑफ प्रोटीन कंटेंट रेडियो एक्टिव सल्फर एंड इट वॉज शोइंग द रेडियो एक्टिविटी। ठीक, प्रोटीन ट्रांसफर हुआ नहीं, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉन रेडियो एक्टिव। जबकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्योंकि जो डीएनए था वो डीएनए ही इसके अंदर आपका रेडियो एक्टिव था, तो जब ये इंफेक्शन करके आया तो इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद जब आपका ये डीएनए मिला तो इस डीएनए से हमें सेम द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाज ऑब्टेन्ड, और इससे आपका पता चला कि यस इट इज द डीएनए which is the genetic material, and this genetic material is responsible for getting transmitted from one infectious cell to the other, causing that type of infection. या जब एक सेल से दूसरे सेल में आपका जाता है तो दिस इज द डीएनए which is actually needed to be transmitted and not RNA and not protein. कोई दिक्कत है? क्लियर? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन किए थे ग्रिथ प्रिंसिपल के। ग्रिथ के बाद उसके बायोकेमिकल नेचर हम लोग पढ़े थे बाय द हेल्प ऑफ मैकर्टी, मैक्लेओड एंड एवरी। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अनइक्विवोकल जो आपका प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है वो किसने किया था? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये काफी बार ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं आपके नीट के अंदर, जब आप सॉल्व करोगे और मैं जब आपको क्वेश्चंस दूंगा तब आपको पता चलेगा। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका आज तक खत्म है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। वी आर डन अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, वी आर डन अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारा होगा नेक्स्ट दैट विल बी प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जिसको हम लोग ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं। टिल देन, थैंक यू।